आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे कुख्यात और वांटेड अपराधी की, दाऊद इब्राहिम। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक पुलिस वाले के बेटे से एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन गया। तो ये सफर आखिर तय कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक अजीब से विरोधाभास से। 70 के दशक की बम्बई, जहां बॉम्बे पुलिस में एक बेहद ईमानदार हेड कांस्टेबल थे इब्राहिम कासकर। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वर्दी पर कभी रिश्वत का एक दाग तक नहीं लगने दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उन्हीं के घर में उनका बेटा दाऊद एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका था जो आने वाले दशकों में पूरे देश को दहलाने वाला था। तो 1970s का बॉम्बे था। दाऊद का पढ़ाई लिखाई में आप समझिए मन ही नहीं लगता था। उसकी नज़रें हमेशा इलाके के उन भाई लोगों पर टिकी रहती थीं जिनके पास महंगी घड़ियां थीं, इंपोर्टेड गाड़ियां थीं और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। बस यहीं से उसके अंदर वो भूख जागी, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की। तो शुरुआत कैसे हुई? डोंगरी की गलियों से, छोटी मोटी चोरियां, दुकानदारों से हफ्ता वसूली, ये सब तो चल ही रहा था। जल्द ही 20 साल के दाऊद ने उस वक्त के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। काम मिला स्मगलिंग के सोने और हथियारों के खेप को महफूज ठिकाने तक पहुंचाने का। लेकिन करीम लाला के जो भतीजे थे आलमजेब और अमीरजादा, उन्हें ये लड़का एक आंख नहीं भाता था। उन्हें उसकी चालाकी साफ दिखती थी। और बस यहीं पर दाऊद की जिंदगी में आया वो पहला बड़ा मोड़। एक ऐसा मोड़ जिसने उसे एक मामूली गुर्गे से भावी डॉन बनने के रास्ते पर हमेशा के लिए धकेल दिया। तो हुआ ये कि एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला के सोने की एक बड़ी खेप पकड़ ली। बदले में आलमजेब के उस ऑफिसर को किडनैप कर लिया और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। और ये पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसे मिली? जाहिर है दाऊद को। लेकिन जब उसके हाथ में नोटों से भरा बैग आया तो उसने फिरौती का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया। कह सकते हैं उसके अंदर का शैतान पहली बार पूरी तरह से जाग गया था। लेकिन झूठ ज्यादा दिन कहाँ छिपता है। जब पठान भाइयों को अपने खबरी से पता चला कि फिरौती तो पूरी दी गई थी, तो दाऊद की गद्दारी ने करीम लाला के दरबार में समझिए भूचाल ला दिया। उसे दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया और इतना पीटा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर गैंग से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ये जो बेइज्जती थी, इसने दाऊद के अंदर सिर्फ बदले की आग नहीं जलाई, बल्कि एक पूरा साम्राज्य बनाने की जिद पैदा कर दी। उसी रात उसने तय कर लिया, अब वो किसी का मोहरा नहीं बनेगा, वो खुद बादशाह बनेगा। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को साथ लिया और अपनी खुद की सल्तनत की नींव रखी। और इसी जिद के साथ नींव रखी गई डी कंपनी की, जो शुरुआत में एक छोटी मोटी गैंग थी, वो बहुत जल्द एक ऐसे संगठन में बदलने वाली थी जिसका नाम ही आतंक का दूसरा नाम बन जाएगा। अब खेल बदल चुका था। मुंबई की सड़कों पर अब दाऊद की नई गैंग और पुराने खिलाड़ी यानी पठान गैंग के बीच एक खूनी जंग छिड़ चुकी थी। एक ऐसी दुश्मनी जो अब एक नासूर बन गई थी। साल था 1981 और एक ऐसी घटना हुई जिसने दाऊद के अंदर से इंसानियत का आखिरी कतरा भी खत्म कर दिया। दादर के एक पेट्रोल पंप पर पठान गैंग के शूटरों ने उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम को गोलियों से भून डाला, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जब दाऊद ने अस्पताल में अपने भाई की खून से सनी लाश देखी तो उसने कसम खाई। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक ऐलाने जंग था। और फिर आया वो दिन, 6 सितंबर 1983, जिस दिन ने दाऊद को एक मामूली गैंगस्टर से अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा खौफ बना दिया। प्लान बहुत सीधा था। दुश्मन नंबर 1 अमीरजादा कोर्ट में पेश होने वाला था। दाऊद ने एक नया अनजान चेहरा हायर किया, डेविड परदेसी, जो सिक्योरिटी को आसानी से पार कर गया। खचाखच भरे कोर्ट रूम में जज के ठीक सामने परदेसी ने अमीरजादा से कहा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है, और ट्रिगर दबा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, दाऊद की पहुंच कहीं भी कभी भी हो सकती थी। अब दाऊद को भी ये समझ आ गया था कि कानून का फंदा उसके गले में कभी भी कस सकता है। तो 1985 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने से ठीक पहले वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर दुबई भाग गया। लोगों को लगा दाऊद भागा मतलब डी कंपनी खत्म, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।
दुबई में बैठकर उसने अपने क्राइम सिंडिकेट को एक मॉडर्न कॉर्पोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। भारत में उसके पास एजेंट्स और शार्प शूटरों की पूरी फौज थी, जिन्हें वो फोन पर ऑपरेट करता था। उसने हवाला के जरिए फाइनेंस संभाला और अपने धंधे को स्मगलिंग से आगे बढ़ाकर रियल एस्टेट और बॉलीवुड फाइनेंसिंग तक फैला दिया। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई जाकर उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। दाऊद कितना शातिर था, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रमा नाइक का किस्सा। नाइक उसका एक बहुत पावरफुल आदमी था जो आगे चलकर खतरा बन सकता था। तो दाऊद ने क्या किया? पहले तो नाइक के सबसे करीबी बाबू रेशम को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया और फिर नाइक को फोन घुमाया और इल्जाम डाल दिया एक बेकसूर होटेलियर महेश ढोलकिया पर। बदले की आग में जल रहे नाइक ने ढोलकिया को मार तो डाला, लेकिन जब उसे असलियत पता चली तो उसने दाऊद से बगावत कर दी। रमा नाइक के बाद उसके साथी अरुण गवली ने गैंग की कमान संभाली और फिर शुरू हुई डी कंपनी के खिलाफ एक ऐसी जंग जिसने मुंबई की सड़कों को सचमुच खून से लाल कर दिया। दाऊद के बहनोई की हत्या हुई और इसके जवाब में हुआ वो कुख्यात जे हॉस्पिटल शूटआउट, जहां AK-47 से 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चलीं। मुंबई अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी और इसी हिंसा और पुलिस के बढ़ते दबाव ने दाऊद को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अब किसी लोकल गैंग से नहीं बल्कि एक पूरे देश से प्रोटेक्शन चाहिए। 1992 के बाद भारत के हालात बदल रहे थे और इन्हीं बदलते हालातों के साथ दाऊद की पहचान में भी एक बहुत ही भयानक और खतरनाक मोड़ आने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि एक स्मगलर, एक गैंगस्टर जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, वो अचानक भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, एक आतंकवादी कैसे बन गया? इसका जवाब 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के माहौल में छिपा है। देश में जो दंगे फैले, उसके बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद के गुस्से और उसके जबरदस्त नेटवर्क में एक मौका देखा। उन्होंने दाऊद को एक ऑफर दिया कि हम तुम्हारे काले कारोबार को पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन देंगे, सपोर्ट करेंगे। बदले में कीमत क्या थी? कीमत थी भारत में हथियार और RDX पहुंचाने के लिए दाऊद के विशाल स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल। दाऊद ने बदला और बिजनेस दोनों के लालच में अपने ही देश का सौदा कर लिया। और इस सौदे का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। 12 मार्च 1993 ये वो काला दिन था जिसे मुंबई शायद कभी नहीं भुला पाएगी। एक के बाद एक 12 सीरियल बॉम्ब धमाकों ने पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया और इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जावेरी बाजार, शहर की हर बड़ी जगह को निशाना बनाया गया। चारों तरफ सिर्फ खून था, चीखें थीं और काला धुआं। दाऊद इब्राहिम, जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद दाऊद की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुका था। इन धमाकों ने दाऊद को एक ग्लोबल टेररिस्ट तो बनाया, लेकिन उसका बिजनेस भी कई गुना बढ़ा दिया। 1995 तक आते आते डी कंपनी का साम्राज्य हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, रियल एस्टेट, जबरन वसूली हर जगह फैल चुका था। और आज वो पाकिस्तान की ISI की पनाह में कराची में बैठकर ये पूरा ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। तो सवाल आज भी यही है, एक दूसरे देश की प्रोटेक्शन में एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट को चलाते हुए दाऊद इब्राहिम की कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।